जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डॉक्टर कमर चीमा। तारिक साहब से बातचीत हो रही है। डॉक्टर कमर चीमा की जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तारिक सेज सन 2024 इज ईयर ऑफ मोदी। पाकिस्तानी ग्रोइंग 1.8% एंड इंडिया इज ग्रोइंग एट 8.4%। जो हमारी तरक्की हो रही है उसको देख के तो भाई पाकिस्तानी परेशान होते ही है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं और डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं वो भी देखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. थैंक यू सर। तार साहब, भारत के अंदर इस वक्त इलेक्शन जोरों शोर पे हैं और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शंस का हो रहा है, जो कि अप्रैल से शुरू होगा और जून तक तार साहब चलेगा। पहली बात, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सारी पॉपुलैरिटी है उनकी भारत के अंदर। बहुत सारे उनके हक में नारे लग रहे हैं, मोदी की गारंटी जैसी बातें आ रही हैं। दूसरी तरफ एक और बात भी थोड़ा अरसा ये चली है, जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो ओपिनियन इंडिया में ये डेवलप हो रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ जो एक उनको एक को जेल में डाला है, एक के अकाउंट्स बंद कर दिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब कमर सीमा अंकल जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अपोजिट पार्टियां हैं उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं करा गया और गवर्नमेंट किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं करती है, वो भी अपनी विरोधी पार्टी का। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी का, आपको पूरा सिस्टम समझना चाहिए, फिर आपको अगर कमेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने टैक्स नहीं भरा था कुछ अकाउंटों का, तो उसको ब्लॉक करा गया है, वो भी बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा शायद बंद करा गया है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बंद करा गया। और जो आप चार्जेस की बात करें, जो पॉलिटिशियन हैं, तो अरविंद केजरीवाल अंकल जी अगर निर्दोष होंगे तो हमारी सरकार के कोई हाथ में नहीं है। ये सारी बातें हमारी कोर्ट के हाथ में, हमारे न्यायपालिका के हाथ में है जो भी कुछ है। अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी शरीफ होंगे, जो उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं हो पाएंगे साबित, तो छूट जाएंगे। ये रेगुलर चीज़ें होती रहती हैं, हर कोई पार्टी, हर कोई देश के अंदर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सारी बातें निकलती हैं। पाकिस्तान के अंदर चलो चिरांद, उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। फिलहाल जो मुकाबला है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इसके दरमियान है, और दूसरा जो इंडिया अलायंस जो है इसके दरमियान है। इधर पाकिस्तान में भी तार साहब, आपको पता है इलेक्शन सेनेट के हुए हैं। एक सूबे में थे, उन्होंने वो संदूकड़ियां लेके वापस आ गए हैं। बाकी 3 सूबों में और मरकज में हुए हैं। वहाँ पे अजीब किस्म के लोग निकल आए हैं। ऐसे लोग भी हैं तार साहब जिनकी पार्टियां ही कोई नहीं है, वो खुद ही जीत गए हैं। तो अब ये भी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पहले वो बंद कमरे में बैठ के चीजें करते थे, अब उन्होंने अपने बंदे पार्लियामेंट में भेज दिए, नॉमिनेटेड, और सियासी जमातें उनको वोट देती हैं। ये भी एक चीज पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है। जजों को लेटर आ रहे हैं, बीच में व्हाइट पाउडर आ रहा है। पाकिस्तान में थे तो बनाना रिपब्लिक की चल रही है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? चीमा साहब, मेरे ख्याल में फेयर इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है, अब वो ख्वाब में या हिस्ट्री की किताबों में मिलेंगे। मेरा ख्याल प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। जहां देखिए तारिक साहब अंकल जी, हम आपको बताना चाहेंगे फेयर और फेयर इलेक्शन आपके यहाँ आज तक वो पर्ची वाला सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें घोटाला कर लो, और जो पॉलिटिकल पार्टी को जो आपस में चलती रहती है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने करा वो कितना भद्दा था आपको पता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। आपको समझने वाली बात समझ में आनी चाहिए कि भारत के अंदर ऐसा नहीं होता है। भारत में जब कोई पार्टी जीत जाती थी, पूरी पार्टी उसको मान लेती है आप जीत गए हैं। इलेक्शन से पहले कुछ भी बोले, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर पावर किसी और को दी जानी होती तो उसको देकर हैंड ओवर करके अपने रास्ते, अपने अपने रास्ते चल देते हैं, आपकी तरह नहीं करते हैं। मैं बैठा हूं, वहां पे 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है और यहां पर भी लोग परेशान हैं। लोग, आधा कंट्री जो है वो समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी किया पिछला, और आगे भी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। 2-4 चीजें कंपैरिजन में करना चाहूंगा थोड़ा सा, खासकर देखें जो अरुण केजरीवाल के हवाले से, हालांकि उसमें कानून अपना, उसमें जो है वो अपना पूरा साइकिल मुकम्मल कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जितने मुंह उतनी बातें होती।
उनके बारे में ये बिल्कुल इस वक्त जर्मनी ने भी, अमेरिका ने भी और भारत के अंदर से भी आवाजें आ रही। हालांकि मेरा ख्याल इसकी जरूरत थी नहीं, इसको पोस्टपोन कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था उनको अरेस्ट करने का, क्योंकि मोदी साहब की परफॉर्मेंस, कल भी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मोदी साहब के 10 सालों को उन्होंने कंपैरिजन किया है, उनकी ग्रोथ के बारे में बात की गई है। उसके बारे में लिखा गया है कि मनमोहन सिंह साहब ने प्रोग्राम शुरू किए थे कई, लेकिन उनको पुश मोदी साहब ने किया है, खासकर आधार कार्ड के हवाले से, डिजिटल अमेरिका के हवाले से एक उन्होंने मोमेंटम कायम रखा अपना। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के जो फंड्स हैं उनको इन्होंने एक वैसे, मेरे ख्याल जरूरत नहीं थी इनको, इन्होंने एक इंटरनेशनल न्यूज बना दी है जिसको अब तक इस अथॉरिटेरियनिज्म को जो आर्गुमेंट किया जाता है उसको तकवीत मिल रही है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश के इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह आपने देखा होगा इजिप्ट के इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, फैसल वाडा साहब आज इलेक्शन जीत गए हैं, उनकी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, हालांकि वो दोनों पार्टियों के वो कैंडिडेट, उनके अंदर वो वर्कर नहीं है। लेकिन इस वक्त और एक खासकर सूबा सरहद के अंदर उन्होंने अपनी जो दूसरी पार्टी के लोगों को ओथ नहीं लेने दिया गया, तो वहां पे सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब फेयर एंड फ्री इलेक्शन सिर्फ ख्वाबों में ही होंगे। इसका मैं तो वैसे भी जाती तौर पे चीमा साहब पहले भी कहता था कि डेमोक्रेसी जो है इट्स अ रिच मैन्स क्लब है, इसमें लोअर मिडिल क्लास की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सर देखिए, आपकी काफ़ी सारी बातों से मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। रिच मैन क्लब कैसे है? पीएम मोदी हमारे यहाँ के जो हैं वो कहाँ से आपको रिच दिखते हैं? वो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं और भारत में आपने देखा होगा कि रईस लेवल पर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है आज तक। जिसको स्टैंडर्ड बोलते हो ना, रिच क्लब बोल रहे हो, उस प्रकार का कोई बंदा आज तक प्रधानमंत्री, बस एक उनको छोड़ दिया जाए जो राजीव गांधी को छोड़ दिया जाए तो किसी के हाथ में ऐसी कोई सत्ता नहीं थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़कर हमारे जो नेता हैं, जो प्रमुख नेता थे, जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं या जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं, वो काफ़ी नीचे तबके से अपना काम करके अपने आप को प्रूफ करके जब आगे बढ़े हैं। हम पाकिस्तान के जैसे नहीं हैं कि जो गवर्नमेंट, जो फौज ने करवा दिया हो गया, नहीं। हमारे देश में ये जो आपकी परिभाषा उस हिसाब से काम नहीं होता है। आज भी कहीं भी इलेक्शन लड़ना हो तो करोड़ों की बात है, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर लगते हैं, मिलियंस डॉलर्स लगते हैं। गरीब आदमी की रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। स्पेशल इंटरेस्ट, अमेरिका के अंदर भी ये बात की जाती है, स्पेशल इंटरेस्ट जो है ये सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, जो जितने यहाँ पे आपने देखा होगा कांग्रेसमैन, सेनेटर आजकल जिस तरह एक पाकिस्तान की मजहबी जमात के लिए तोते की तरह बोल रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल इंटरेस्ट है, उसी को प्रोटेक्ट करते हैं ये। भारत के अंदर आपने देखा होगा जो पिछले दिनों पॉलिटिकल बॉन्ड्स हैं, उसमें लॉटरी किंग सामने आ गया है, मेरा मकसद उसका किसी को पता ही नहीं था। तो ये स्पेशल इंटरेस्ट है, उसको किया जाता है सारी चीजें। लेकिन चीमा साहब, इसको जो कल एक आर्टिकल जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी साहब के 10 साल उन्होंने लिखे, उन्होंने 2014 की उनके कोड रिमार्क किए कि अच्छे दिन आएंगे, उनका स्लोगन था। और जिस तरीके से अब इस वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है। दूसरा, जिस तरीके से मोदी साहब ने G20 और ब्रिक्स को यूज किया अपने भारत को प्रमोट करने पे, मेरे ख्याल में, और जिस तरह के उन्होंने सक्सेसफुल दौरे किए, इन्हें लोकल ये छोटी चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए था, मेरा जो मशवरा है। बाकी फिर अल्टीमेटली उनके अपने एडवाइजर मौजूद हैं। उसी आर्टिकल के अंदर गौतम अडवाणी साहब का और दूसरे अंबानी ग्रुप का और कुछ ग्रुपों के बारे में लिखा है कि ट्रिकल डाउन इकॉनमी काम नहीं कर रही, देहात आज भी गरीब है भारत के अंदर। जो दो चीजें मजीद उस आर्टिकल के अंदर जो मेंशन की गई, जिनको सराहा गया है, एक तो डिजिटाइज करना इंडिया को, और दूसरा जो उन्होंने बड़े नोटबंदी की थी जिससे ब्लैक मनी को जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसके बारे में लिखा गया है। बड़ा अच्छा आर्टिकल था मेरे ख्याल में, मैं उसको मैंने डिटेल से पढ़ा। कल एक और आर्टिकल भी मुझे पढ़ने का मौका मिला है, भारत के चाइना से इस वक्त जो बिजनेस निकल रहे हैं वो भारत और वियतनाम जा रहे हैं, लेकिन वियतनाम इज लीडिंग। बल्कि मैं आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके आपके सामने रखना चाहूंगा कि उस आर्टिकल में, और उसके बाद मेरी अपनी रिसर्च क्या कह रही थी, उस आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने कहा कि वियतनाम, वाई पीपल प्रेफर, जो सीईओ है दुनिया के, वो वियतनाम को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर हाई टैक्सेस हैं, और उसको आपने देख लिया होगा पिछले दिनों टेस्ला के जो थे वो जो एक टसल चल रही थी भारत के साथ टैक्सेस की वजह से, हाई टैक्सेस हैं।
दूसरा, उन्होंने भारत के अंदर जो वर्कर्स यूनियन है उसके बारे में कंप्लेन की है वर्सेस वियतनाम के अंदर सोशलिस्ट पार्टी है और वो ज्यादा कंट्रोल कर लेती है अपने वर्कर्स को। तीसरी बात, वहां पे लेबर भारत से सस्ती है अभी। तीसरी चीज जो है, सप्लाई चेन उनका बेहतर है कंपैरेटिवली भारत के। लेकिन जब मैंने सप्लाई चेन पे थोड़ी रिसर्च की तो मैं खुद आई वाज शॉक्ड कि छोटा सा मुल्क है चीमा साहब, 45 एयरपोर्ट्स, 45 एयरपोर्ट्स हैं, 286 पोर्ट्स हैं, 9 सी पोर्ट्स हैं और 16 लैंड पोर्ट्स हैं। 706 मिलियन टन ऑफ कार्गो को हर साल हैंडल करने की सलाहियत वियतनाम रखता है, छोटा सा मुल्क। लेकिन चीमा साहब, ये भारत, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अब इलेक्शन है, मुझे कई दफा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं सारे दिन में से आधा दिन भारत में होता हूं, यहाँ अमेरिका में रहते हुए भी, तो सारा दिन मेरे पास जो आसपास लोग होते हैं, कोई को सारा दिन को कहता है 400 नंबर होंगे, कोई कहता है 370 नंबर होंगे। तो सारा दिन आजकल यही डिस्कस मैं आधा दिन करता हूं और जब बचा टाइम होता है उसमें आके अफसोस के साथ कि मुझे पाकिस्तान की मायूस कुन खबरों के बारे में भी मुझे डील करना पड़ता है। वो जिस तरह हम बात कर रहे थे, आज मैं थोड़ा सा आपको एक लतीफा भी सुनाना चाहता हूं इसी हवाले से। एक कंट्री कल से खबरों की जीनत बना है, पेरू, साउथ अमेरिका का। आपको भी पीरों की बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पे पेरो है, आपकी बहुत सिमिलरिटीज हैं। और वहां पे रोलेक्स घड़ियों का स्कैंडल निकला है और आपका भी रोलेक्स की बीमारी आपको भी बहुत ज्यादा है। तो वो ये बाकी की डिस्कशन बाद में देखेंगे किस दिन। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। देखिए, तारिक साहब की जो बातें थी उसमें कुछ लॉजिकल बात भी और कुछ इलॉजिकल बात भी, जैसे कि रिच क्लब वाली बात थी, उसके ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है। और भारत का जो इलेक्शन है सर, उसमें आप देखिए कामयाबी से इलेक्शन होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि धोखेधड़ी वाली बात हो। हमारे देखिए सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो जज है, जो हमारी न्यायपालिका, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करती है। आप सभी को पता होगा राहुल गांधी वाला कांड, जब उनको उनकी सांसदी भी शायद हटा दी थी 2 साल से ज़्यादा की, उनको 2 साल की सज़ा हुई थी उनको। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ टाइम के लिए रिहा दे दी है। और भी ऐसे ही कारनामे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ साबित नहीं होगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। उनका नाम निकल के आया, उनको 9 सम्मन भेजे गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए, तो बात निकल के सामने आई। और देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला निकल के आता है ना, जिसको हम लोग डीप स्टेट बोलते हैं, कि जर्मनी को किस बात की खुजली थी, अरविंद केजरीवाल से ऐसा क्या लगाव, समझ नहीं बात आपको, ऐसा क्या लगाव अरविंद केजरीवाल से। जो कांग्रेस के हेमंत सोरेन थे, वो भी तो सीएम थे, उनके बारे में क्यों नहीं बोला। चलो, उन्होंने अपनी पदवी से रिजाइन दे दिया था, लेकिन उसी दिन दिया था, उनके बारे में क्यों नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल से ऐसा क्या प्यार अमेरिका को। ये सारी बातें सोचने चाहिए। कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, कैसे मीडिया उसको कवर करती है, कैसे रिएक्ट करती है, ये सब कुछ एक प्लान के तहत काम करा जाता है और उसी प्लान के तहत सारे काम होते हैं। आप भी समझदार हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा सीख के समझ रहे हैं कि किस तरह से सारे काम होते हैं। तो आपको पता है और हमको भी पता है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।